Welcome to Sociology class for plus 2 students by Anjali Kapoor. Today we will discuss part 3, state initiatives and non-government initiatives for the welfare of lower castes, of chapter number 5, Patterns of Social Inequality and Exclusion, book 1. State and non state initiatives addressing caste and tribe discrimination. The Indian state has had special programs for the scheduled tribes and scheduled castes since even before independence. The schedules listing the castes and tribes recognized as deserving of special treatment because of the massive discrimination practiced against them were drawn up in 1935 by the British government. After independence, the same policies have been continued and many new ones added. Among the most significant additions is the extension of special programs to the other backward classes since the early 1990s. इंडियन स्टेट हैज़ स्पेशल प्रोग्राम्स जो हैं वो फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो है स्पेशल प्रोग्राम्स जो हैं वो बनाए गए इवन बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले से ही इसके ऊपर काम जो है वो शुरू हो गया। उससे पहले कुछ वेलफेयर प्रोग्राम्स बनाए भी गए। शेड्यूल्स जो लिस्टिंग द कास्ट एंड ट्राइब्स रिकॉग्नाइज्ड एज डिजर्विंग ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट, जो ये शेड्यूल्स जो करी लिस्टिंग करी कास्ट की और ट्राइब्स की, इन्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट के मद्देनज़र जो है रिकॉग्नाइज किया गया। क्यों ऐसा किया गया कि उनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए? क्योंकि उनके साथ बहुत सी डिस्क्रिमिनेशन, बहुत लंबे समय से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की प्रैक्टिस जो है वो हो रही थी। एंड दिस वर ड्रॉन अप इन 1935, 1935 में जो है ये शेड्यूल जो है वो तैयार किया गया बाय द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बाद भी सेम पॉलिसीज़ जो हैं वो कंटिन्यू रही और उनमें कुछ और जो है ऐड कर दी गई। मोस्ट सिग्निफिकेंट एडिशंस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ स्पेशल प्रोग्राम्स। इसमें जो सबसे जो एक एडिशन हुई वो थी एक्सटेंशन ऑफ स्पेशल प्रोग्राम्स टू अदर बैकवर्ड क्लासेस, नॉट ओनली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स बट फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस आल्सो। उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जो है वो चेकआउट किया गया सिंस द अर्ली 1990s। Reservations. The most important state initiative attempting to compensate for past and present caste discrimination is the one popularly known as reservations. This involves the setting aside of some places or seats for members of the scheduled caste and tribes in different spheres of public life. सबसे इम्पॉर्टेंट जो किया गया वो क्या था? रिजर्वेशन पॉलिसीज जो हैं वो इन सब के लिए बनाई गई। राइट, ये इनिशिएटिव लिया गया ताकि जो भी इनके साथ पहले समय में जो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, इनको अपॉर्चुनिटी से डिप्राइव रखा गया है, उनको कंपनसेट करने के लिए जो है रिजर्वेशन पॉलिसीज बनाई गई। और सेटिंग असाइड ऑफ सम प्लेसेस और सीट्स, इसमें क्या किया गया, कुछ इन लोगों के लिए कुछ सीट्स जो हैं वो रिजर्व कर दी गई, अलग इनके लिए स्पेशल जो है वो रख दी गई। व्हाट वर दोज रिजर्वेशन पॉलिसीज? Reservation in political and educational institutions and government jobs, right? कि जो है पॉलिटिक्स में भी, पॉलिटिकल सिस्टम में भी, एजुकेशनल में भी और जॉब्स, गवर्नमेंट सर्विसेज जो है उनमें इनके लिए रिजर्वेशंस जो है वो फिक्स कर दी गई। नंबर ऑफ सीट्स जो है वो जो है उसकी अपॉर्चुनिटी इनको दी गई। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल में देखें, दीज इंक्लूड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेटर, स्टेट असेंबलीज, लोकसभा, राज्यसभा, सब जगह पर इन जो डिप्राइव्ड कास्ट थी उनके लिए 1% जो है, कुछ परसेंटेज जो है इनके सीट्स की वो फिक्स कर दी गई, उनके लिए रिजर्व कर दी गई। सेकेंड इज रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स इन गवर्नमेंट सर्विसेज अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज। हर सेक्टर में, हर डिपार्टमेंट में इन डिप्राइव्ड कास्ट के लिए जो है रिजर्व कर दी गई सीट के जैसे कोटा कि इतने परसेंट जो सीट्स हैं, अगर सपोज करो वहाँ पर 10 सीट्स हैं तो उसमें हर एक डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड द डिपार्टमेंट एंड द फील्ड, उसके अकॉर्डिंगली जो है उनकी नंबर ऑफ सीट्स जो है वो रिजर्व कर दी गई। एंड द थर्ड वन इज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशंस के लिए भी एंड अदर एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए भी, नॉट फॉर एलिमेंट्री, दैट इज फ्री फॉर ऑल,
एंड हायर एजुकेशन के लिए भी एडमिशन प्रोसीजर भी जो है इजी किए गए, और इनकी सीट्स भी जो है वो इनके लिए फॉर दीज डिप्राइव्ड कास्ट फिक्स कर दी गई, रिजर्व कर दी गई. The proportion of reserved seat is equal to the percentage share of the scheduled caste and tribes in the total population. But for the OBCs, this proportion is decided differently. The same principle is extended to other developmental programs of the government, some of which are exclusively for the scheduled caste or tribes, while others give them preference. अब वो जो सीट्स रिजर्व की हैं उनका क्या क्राइटेरिया था, वो कैसे किया गया? इक्वल टू द परसेंटेज शेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स इन द टोटल पॉपुलेशन. टोटल पॉपुलेशन का कितना हिस्सा है, उनके मेंबर कितने, उसके हिसाब से उतनी परसेंटेज जो है उसके हिसाब से जो परसेंटेज ऑफ सीट्स है रिजर्व की गई. लेकिन जो हमने कहा कि स्पेशल प्रोग्राम फॉर ओबीसीज चलाया गया है सिंस 1990, उनके लिए जो ओबीसीज के लिए जो पॉलिसीज थी, डिसीजंस थे, वो डिफरेंट तरीके से लिए जाते थे. And similarly, the same principle is extended to other development programs of the government, some of which are exclusively. और भी जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम्स उन सब में भी इसी तरह से जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए तो अकॉर्डिंग टू द टोटल पॉपुलेशन शेयर के हिसाब से उनकी सीट्स रिजर्व की गई हैं. लेकिन ओबीसीज के लिए वहाँ भी जो है वो डिफरेंट क्राइटेरिया है, विद अदर गिव्स देम प्रेफरेंस. प्रोटेक्शन लॉज. रिजर्वेशन के अलावा प्रोटेक्शन कुछ लॉज बना दिए गए फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. And in addition to reservations, there have been a number of laws passed to end, prohibit and punish caste discrimination, especially untouchability. कहते हैं रिजर्वेशन के अलावा बहुत से लॉज पास कर दिए गए ताकि जो भी ये डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी जैसे जो स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में, उन्हें ख़त्म किया जाए, उन्हें रोका जाए, और जो भी इस प्रकार की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए उनको पनिश किया जाए. One of the earliest such laws was the Caste Disabilities Removal Act of 1850, which disallowed the curtailment of rights of citizens due solely to change of religion or caste. सबसे जो अर्लीस्ट लॉ जो बना वो कौन सा था? डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट ऑफ 1850. इसमें कि जो सिटीजन के राइट्स, जो उसको अधिकार मिलने चाहिए, वो उसके लिए जो उनको जो कर्टेल किया जा रहा था सिर्फ इस वजह से कि वो किस रिलीजन और कास्ट के बेस पर जो उनके राइट्स को कर्टेल किया जा रहा था, उसको ख़त्म करने के लिए जो है डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट ऑफ 1850 बनाया गया. The most recent such law was the Constitution Amendment 19th Third Amendment Act of 2005, which became law on 23rd January 2006. और अभी रिसेंटली जो है 93rd अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया 2005 में, और जो कि 23 जनवरी 2006 को लागू हुआ. Coincidentally, both the 1850 law and the 2006 amendment related to education. The 93rd Amendment is for introducing reservation for the other backward classes in institutions of higher education, while the 1850 Act was used to allow entry of Dalits to government schools. कहता है दोनों ही जो लॉज बनाए गए, दोनों जो है एजुकेशन से रिलेटेड थे. जो 93rd अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया वो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जो है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के लिए बनाया गया, उसमें प्रावधान रखा गया. और जो 1850 वाला जो एक्ट था, जो लॉ था, उसमें जो है जो दलित्स हैं, SC ST, उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में उनके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में सीट्स की रिजर्वेशन की जो है एक्ट कानून बनाया गया. इसके अलावा द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976 and the Untouchability Offences Act 1955, which we discussed in the previous video also. कि Untouchability Offences Act क्या थे? कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हुए पाया जाएगा तो उसे 3 महीने की जेल, 5 या फिर 500 रुपया फाइन, या दोनों हो सकते हैं. ये सिर्फ जो है इस प्रकार की जो डिस्क्रिमिनेशन थी उनको ख़त्म करने के लिए ये सख्त कानून बनाए गए. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. There have been numerous laws, of which the important ones are, of course, the Constitution of India itself, passed in 1950, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act of 1989. The Constitution abolished untouchability Article 17 and introduced the reservation provisions I mentioned above.
कहते हैं इसके अलावा बहुत से लॉज जो हैं जो हमारे संविधान में ही जो है वो पास किए गए इन 1950, जैसे कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ऑफ 1989 एंड अनटचेबिलिटी को जो है आर्टिकल 7 जो हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया कि अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए जो है वो बनाया गया और उसे आर्टिकल 17 के अंडर ख़त्म किया गया और इंट्रोड्यूस द रिजर्वेशन प्रोविजंस मेंशन्ड अबव। और बहुत से ऐसी जो रिजर्वेशन प्रोविजंस हैं जो कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किए वो हमारे संविधान में जो है वो लिखे गए। The 1989 Prevention of Atrocities Act revised and strengthened the legal provisions punishing acts of violence or humiliation against Dalits and Adivasis। जो 1989 Prevention Act था वो क्या था, वो जो है लीगल प्रोविजंस को स्ट्रेंथ करता है। किस तरह से? पनिशिंग एक्ट्स ऑफ वायलेंस और ह्यूमिलेशन। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के वायलेंस और ह्यूमिलेशन अगेंस्ट दलित करता है या आदिवासी करता है, उनकी पनिशमेंट के प्रोविजंस उसमें दिए हुए हैं। द फैक्ट दैट लेजिस्लेशन वाज पास्ड रिपीटेडली ऑन दिस सब्जेक्ट इज प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट द लॉ अलोन कैन नॉट एंड ए सोशल प्रैक्टिस। केसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूडिंग एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित्स एंड आदिवासीज कंटिन्यू टू टेक प्लेस ऑल ओवर इंडिया टुडे। कहते हैं ये जो भी चीज़ें बनाई गई, लॉज बनाए गए, रिजर्वेशंस दी गई, हर तरह के इनिशिएटिव्स जो हैं वो सरकार से की तरफ से लिए गए रिपीटेडली, तो इन सब चीज़ों ये सबूत देते हैं कि लॉ अकेला अगर हम सोचें तो किसी जो अकेले अगर कानून है वो इस प्रकार की सोशल प्रैक्टिस को ख़त्म नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम आए दिन अखबारों में भी और यहाँ टीवी में भी सब जगह देखते हैं, सुनते हैं कि आज भी जो डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट दलित आदिवासी जो है ऑल ओवर इंडिया कहीं ना कहीं किसी प्लेस पर जो है ये होती रहती हैं। Social movements, non-state initiatives. Social movements. State action alone cannot ensure social change. There have been many leaders who successfully led the social movements and fought for justice and equal rights for the deprived sections of society. Dalits too have been increasingly active on the political, agitational, and cultural fronts. People like Jyotiba Phule, Erthadas Periyar, Ambedkar, Gandhiji, and others have contributed a lot for the welfare of this section of society. The contemporary political organizations like the Bahujan Samaj Party in Uttar Pradesh or Dalit Sangharsh Samiti of Karnataka have also played a significant role. कहते स्टेट एक्शन जो है ना, सिर्फ अगर हम सोचें कि वो सोशल चेंज ले आएंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बहुत से लीडर्स हैं जिन्होंने सक्सेसफुली बहुत से सोशल मूवमेंट्स को लीड किया है ना, उनका नेतृत्व किया, जस्टिस के लिए, इक्वल राइट्स के लिए, इन डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए फाइट किया। और दलित खुद भी टू हैव बीन इंक्रीजिंगली एक्टिव, वो इंक्रीजिंगली एक्टिव हुए ऑन पॉलिटिकल, एजुटेशनल एंड कल्चरल फ्रंट्स। और ज्योतिबा फूले, इथोदास प्रियार, अंबेडकर, गांधी जी और बहुत से लोगों ने बहुत सी जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी की वेलफेयर के लिए। आज के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जैसे वो भी जो बहुजन समाज पार्टी इन उत्तर प्रदेश, दलित संघर्ष समिति, दे हैव आल्सो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। Many voluntary organizations also came up for the welfare of the deprived section of the society. बहुत सी voluntary organizations हैं वो भी आगे आई इनकी जो है वेलफेयर के लिए, जैसे कि हरिजन सेवक संघ दिल्ली, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी पुणे, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ न्यू दिल्ली। इसके अलावा और बहुत सी हैं, वी हैव मेंशन्ड ओनली अ फ्यू। Dalits have also made significant contributions to literature in several Indian languages, especially Marathi, Kannada, Tamil, Telugu and Hindi. जो बहुत सी इस प्रकार की संस्थाएं हैं जो कि ये डिप्राइव्ड सेक्शन की वेलफेयर के लिए आगे आई हैं, इनिशिएटिव्स लिए हैं, लीड करी हैं। और इसके साथ साथ जो दलित हैं उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है लिटरेचर में भी, बहुत सी भाषाओं में, जैसे कि मराठी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु और हिंदी इत्यादि में। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू क्लियर द concepts. Like, share and subscribe my channel.